मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ। कैप्टन अनिल गौर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। इसके अलावा प्रोफेसर राजेंद्र कुमार हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के प्रोफेसर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी सलाम को वक्त देने के लिए। और चर्चा चीन पर ही जारी है। चीन का रवैया जिस तरह से इस वक्त देखने को मिल रहा है, आखिर चीन चाहता क्या है, चीन का इलाज क्या है? मेजर मोहम्मद साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर चीन का इलाज क्या है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क नहीं, हमने देखा चीन की हरकतें आसपास जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है सभी इस वक्त चाइना से परेशान है। किस तरह से चाइना इस वक्त हिंदुस्तान को देख रहा है, क्या सॉफ्ट टारगेट की तरह या फिर मुंहतोड़ जवाब चाइना को किस तरह दिया जाना चाहिए? सवाल यही कि इलाज आखिर क्या है? जी, मैं सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मेरे को अपने फौज पे, अपने ट्रूप्स पे बहुत फख्र है, नाज है। आपने देखा होगा वो वायरल वीडियो, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि वो 9 दिसंबर का आई हुई है कि नहीं है, कभी कभी हो, लेकिन उसे साफ मालूम पड़ रहा है भारतीय सेना का जोश, जज्बा, जुनून अपने सरहदों की रक्षा करने का और दुश्मन को खदेड़ के बाहर निकालने का, तो साफ दिख रहा है उसमें। तो इसमें मैं कहूंगा कि मेरे को बहुत फख्र है इस बात की कि मैं फौज में रहा हूं। अच्छा, अब बात ये ऐसी है कि आपके सवाल के जवाब देखिए, चीन जो है ना, वो चालबाज चीन क्यों कहलाता है? चालबाज क्योंकि वो चालबाजी करता है, वो झूठा है, मक्कार है, कभी भी किसी भी अपने अग्रीमेंट के साथ, किसी भी वादे के साथ वो अटल नहीं रहा है, चाहे पंचशील ट्रीटी हो, पंचशील पैक्ट हो, कोई भी पैक्ट हो। इतिहास निकल के देख लीजिए आप। और कहते हैं ना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, माफ कीजिएगा साहब, लेकिन मगर यही यहाँ पे हिसाब है दो देशों का, पाकिस्तान का और चीन का। इनका सुधार ऐसे नहीं सुधरेंगे। ये देखिए, पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो 3488 किलोमीटर स्ट्रेच जो है वो एक परसेप्शन है, कोई ड्राइव लाइन तो है नहीं वहां पे। जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ पाकिस्तान का, वहां पे हमें मालूम है कि यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे हिंदुस्तान है, सरहद के इस पार आओगे तो ठोके जाओगे बिल्कुल। यहाँ पे अक्सर क्या होता है, क्योंकि परसेप्शन है ना, तो चीन की सेना और भारतीय सेना अक्सर आके मिल जाती है और मुठभेड़ हो जाती है, मुक्कम गुत्तम गुत्ती लड़ाई भी हुई है। अब देखिए ये चलता रहेगा जब तक ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल में नहीं बदल जाती। लेकिन क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लाइन ऑफ कंट्रोल में बदलना इतना आसान है? सवाल ये है। अब जब तक हम ये इस पे अग्रीमेंट कर लेंगे कि आप पीछे हट जाइए, हम पीछे हट जाएंगे कुछ कदम, चीन जो है वो एक कदम पीछे हटेगा जरूर, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, लेकिन वो 2 कदम और आगे चलेगा जब कोई देख नहीं रहा है। देखिए 1970s में इन्होंने वियतनाम के साथ पंगा लिया, उन पे नापाक नजरें गाड़ी और उनमें उनको लगा ये छोटा मुल्क है, कुछ नहीं कर लेगा, और आगे इनको हमला करने के लिए वियतनाम ने चीन को जो मुंह खिलाई और जो 4 चोट की मार खिलाई, चीन भूला नहीं है। और उसके बाद चीन की हिम्मत नहीं हुई कभी भी वियतनाम के साथ नापाक नजरें गाड़ने में। तो उन्हें इलाज किया, फौरी इलाज नहीं, उन्होंने परमानेंट इलाज कर दिया चीन का। अब चीन के जितने भी मुल्क हुए, जापान के आइलैंड हुए, उनको सेनकुकी आइलैंड, उनको नाम बदलता है। आप देखिए ताइवान का बदतमीजी करता है, हमारे साथ भी नापाक नजरें गाड़ता है। इनका कोई दोस्त नहीं है, इनका केवल दोस्त हुआ कौन? दोस्त भी नहीं, वो मतलब का दोस्त मैं बोलूंगा, पाकिस्तान, क्योंकि सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वहां पे अपने पैसे इन्वेस्टमेंट डाल चुका है। इन्होंने चीन ने दोस्ती करने की कोशिश करी सोलोमन आइलैंड से, लेकिन इतना मैं नहीं मानता इतना कामयाब हो पाए। इन्होंने दोस्ती करी श्रीलंका से, आपने खुद देख लिया श्रीलंका का हशर क्या है। आज हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वहां पे गए हुए हैं श्रीलंका, वहां पे पासिंग आउट परेड उनकी अटेंड करेंगे, उनके राष्ट्रपति से मिलेंगे, वो अलग बात रही। अब चीन का इलाज, अमेरिका भी हमारे पक्ष में आई है। आज अमेरिका ने भी बोला है, उन्होंने भी सख्त निंदा करी है चीन की, और वो हमारे पक्ष में आए हैं क्योंकि हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड के, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, जहां पे हिंदुस्तान क्योंकि पड़ोसी है चीन का, और ये बॉर्डर है, ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर है भाई, तिब्बत हमारे पड़ोसी हैं। और जो तवांग इलाका है जहां पे ये घटना घटी थी 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, मेरे फादर जब मेजर साहब थे तब उनकी पोस्टिंग यहाँ पे थी, मैं महज 3 साल का था, और मैंने अपनी स्कूल की शुरुआत नर्सरी टांगा वैली से करी है। तो टांगा वैली, खिरमू, तवांग, ये पूरा एक इलाके में आता है। अब चीन अगर वहां से घुस नहीं पाएगा तो यहां से घुस नहीं पाएगा, तो वहां से इनको लगा यहाँ पे तवांग में अभी जाड़े हैं,
बर्फबारी भी होगी जी। हमारी तैयारी नहीं होगी पूरी जी। और ये 300 फौजी इकट्ठा करके रिपोर्टों के मुताबिक ये आगे पहुंच गए वहां पे, लेकिन आप देखिए हमारी फौज ने इनको खदेड़ डाला वहां से। बिल्कुल। इनकी जो कैजुअलिटी हुई थी गलवान में भी इनकी 3 गुना ज्यादा हमारे से ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी, यानी कि हमारे जाबाज और उसे छुपाने की कोशिश लेकिन चीन यहाँ पर मोहम्मद साहब करता रहा लगातार, क्योंकि चीन का ये कहना था महज 4 फौजी ही मारे गए, लेकिन हिंदुस्तान का दावा जो था वो बड़ा था और जिसके बाद चीन को थोड़े दिनों के लिए अकल आई थी, लेकिन एक बार फिर से चीन अपना ही वो जो दोहरा रवैया है उसे अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मोहम्मद साहब आपसे समझना चाहेंगे, अगर बिग पिक्चर की बात करें तो कहाँ पर आप देखते हैं क्या चैलेंजेस हिंदुस्तान के सामने, क्योंकि जब गलवान में भी इस तरह का हमला किया गया था तब कई तरह के तस्वीरें यहाँ से भी सामने आई थी, हालांकि वहां पर भी मुंह तोड़ जवाब, मुंह की खानी पड़ी थी चाइना को, लेकिन चैलेंजेस कुछ थे फौज के सामने, उन्हें किस तरह से ओवरकम किया जाए? आपका बड़ा अच्छा सवाल है और शुक्रिया मेरे से यही सवाल पूछने के लिए। देखिए अभी चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि चीन, देखिए आपने देखा एससीओ मीटिंग से पहले चीन ने कहा हम डीएस्केलेट कर देंगे, हम यहां जाएंगे, हम विड्रॉ कर देंगे, और वो कर रहे भी थे। अब आप देखिए आके इन्होंने तवांग में क्या कर दिया इन्होंने, तो और फिर इनका बयान आता है चीन का कि हिंदुस्तान की आर्मी आती है और गैर कानूनी तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उनका हिस्सा क्रॉस कर जाती है। अरे भाई पहली बात तो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर क्रॉस भी किया, मैं नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता कि करा कि नहीं करा, मगर मैं ये कहता हूं कि क्योंकि मेरे को फख्र है अपनी फौज पे, मैं ये कहता हूं अगर उन्होंने करा भी ऐसा तो और भी अच्छी बात है, हमें फख्र होना चाहिए कि भाई अगर दुश्मन आ रहे हैं एडवांस करते हुए मेरी तरफ और मेरे जवानों की तरफ, तो क्या करूंगा मैं उठ के ऐसा धवा बोलूंगा उनके ऊपर कि वो पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल, चलते बनेंगे वो। तो इसमें हमारी फौज ने जो किया बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है और ये सबक लेना चाहिए चीन को अभी, हालांकि वो सबक लेता नहीं है, सीखता नहीं है अपनी गलतियों से। और एक और बात, मेरे साथी पैनलिस्ट ने साहब ने जो बताया बिल्कुल कि हमें लगता है कि अमेरिका हमारे साथ में है, अमेरिका नहीं है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। हालांकि अमेरिका ने बयान तो ऐसा दिया, ठीक है। मोहम्मद अली साहब, चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे, गलवान की बात करें तो जब ट्रूप्स बनाए गए, चीनियों के जरिए गांव भी बसाए गए थे सरहद पर, पिक्चर्स जब सामने आई थी सैटेलाइट की, तो इस बात को कहा जा रहा था कि टेक्नोलॉजीज जो है चाइना के पास जो इस वक्त है, जो सहूलत है वो ज्यादा जदीद है हिंदुस्तान के मुकाबले। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज को और सहूलत फराहम कराने की वहां पर जरूरत है, चैलेंजेस बड़े हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जाए, इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है? जी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं बिल्कुल बैलेंस तरीके से ईमानदारी की बात करूंगा। जी देखिए जो बात है वो बात है, हमारी फौज चीनी फौज से कई ज्यादा ताकतवर है इन टर्म्स ऑफ हमारी ट्रेनिंग, रिगर, हमारी एंड्योरेंस, क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं, खेतों हमारे में वो ताकत है। चीनी सैनिक जो है वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं। क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, जी हाँ इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं ये डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा कि चीन की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, एडवांस्ड है, और जाड़ों में इसी वजह से ही वो रोबोटिक आर्मी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और वो उनके बस की बात नहीं है कि जाड़ों में ऐसी चट्टानों पे, ऐसी बर्फीली चट्टानों को मैन करना। भाई मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे एक आई थिंक इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट ने कहा था कि वहां पे वो गन फायर क्यों नहीं करते, क्योंकि 1993 का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इक्विपमेंट का जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक वहां पे नो मैन्स लैंड में, जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे हथियार अलाउड ही नहीं है जी। अब वहां पे जब हथियार अलाउड ही नहीं है, इसीलिए वहां पे, हालांकि मैं भी ये इत्तेफाक रखता हूं कि जी हाँ गन्स होनी चाहिए वहां पे, बंदूक फायर आर्म्स होने चाहिए वहां पे, और हवा में फायर कर देना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है कि वहां पे उनके पास वो हथियार फायर आर्म्स है नहीं, इसीलिए ही केवल वो पत्थरबाजी करते हैं लकड़ियों से, बार से। वहां पे आपने गलवान घाटी में भी जो घटना घटी थी तब भी ऐसी हुई थी घटना, अब भी बिना हथियार के लड़े। बस ये बदकिस्मती की बात है। हालांकि एज अ सोल्जर मैं कहूंगा कि मेरे को हथियार वहां पे होना चाहिए वहां पे, और ये हमने साइन किए हैं दोनों देशों ने ये अग्रीमेंट, इसीलिए बदकिस्मती की बात है। जी हाँ, अब बात करते हैं एक बात और प्रैक्टिकल बात, आपको मैं बयानबाजी नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि देखिए ज्योग्राफिकली जो टेरेन है इंडो टिबेट बॉर्डर का, चाइनीज का जो एक ऐसी ऊंचाई पे है, तो जाहिर सी बात है जब उनके एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ करते हैं तो उनके जो हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल, जो उनकी फ्यूल की टंकी है उसमें पूरा फ्यूल नहीं आ पाता है।
वहां के तापमान और ऑल्टीट्यूड की वजह से एज ए रिजल्ट इसकी नतीजा ये होता है कि जो उड़ान भरते हैं वो पूरी उड़ान नहीं भर पाते, केवल आधी उड़ान रहती है, तो उनका वहां पे एक डिसएडवांटेज हो गया, वहां पे उनकी कमी पेशी हो गई। यहाँ पे उसी चीज का हमको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि और चाइनीज जनरल्स ने डॉक्यूमेंट किया है, ये लिखा है इंडियन आर्मी के सिपाहियों के फौजियों की बहादुरी के बारे में, जो अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जानों पे खेलकर कूद पड़ते हैं दुश्मन के आगे, ताकि सारा मुल्क आराम से चैन से सो सके, ताकि सारा मुल्क, ताकि हम आज की तारीख में अभी हम बैठे हैं डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहादुर जाबाज फौजी वहां पे सरहदों पे, बर्फीले चट्टानों पे, दूर दराज इलाकों में अपने परिवार से दूर, जहाँ पे छुट्टी भी सही कहा आपने, सरहद पर जवान तैनात है, तभी हम बाहिफाजत अपने घरों में बैठे हैं, तभी हम सुकून से सो पा रहे हैं। और जज्बा जो फौजियों का है उसे सलाम हर वक्त किया जाना चाहिए, और इसी का मुजाहरा उन्होंने एक बार फिर से तवांग में किया, जिस तरह से चीन को मुंहतोड़ जवाब देकर वापस यहाँ लौटने को मजबूर किया। और न सिर्फ सरहद पर, हम नेवी की भी बात करेंगे, हम एयरफोर्स की भी बात करेंगे, तो हर तरफ से हिंदुस्तानी जो फौज है इस वक्त नजर बनाए हुए है हर हरकत पर, और हर हरकत जवाब देने के लिए भी तैयार है। सब आपसे समझना चाहेंगे, क्या इसे जंग की तैयारी तो नहीं कहा जा सकता, जिस तरह से चुटपुट हरकतें, इस तरह के वाकयात चीन अंजाम देता रहता है, लॉन्गर टर्म पर चीन का क्या प्लान आप इस लिहाज से देख रहे हैं? देखिए, शी जिनपिंग ने, इनका तीसरी मर्तबा ये सत्ता में आए हैं। इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 2050 तक चीन एक सुपर पावर बन जाएगा। इनके ये मंसूबे थे, इनके ये इरादे थे, ये नापाक मंसूबे मैं कहूंगा। अब ये ताइवान को भी अपने अंदर शामिल करना चाह रहे थे। अगर नैंसी पेलोसी उस टाइम पे नहीं आती तो ये इनकी पूरी तैयारी थी ताइवान के ऊपर हमला करने की, शायद ये करेगा भी, बस वो डिले हो गए थोड़ा बहुत। अब इनके ये इरादे हैं कि ये सुपर पावर बन जाए, नंबर 1 दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए, ये इनके इरादे हैं। और आप देखिए, स्कूल में भी हम बच्चे थे तो कोई जो दादागिरी जमाता है कोई उसको पसंद नहीं करता है। बिल्कुल, चीन वैसा ही दादागिरी जमाने वाला आदमी है, बड़ा देश है कि मैं क्या आदमी बोलूं, ये शी जिनपिंग ऐसा आदमी है बल्कि, और ये चीन ऐसा देश है, तो ये ऐसी दादागिरी जमाएगा, ये चाहेगा कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली हम बन जाए, ओवर एम्बिशियस हो रहा है। लेकिन यही लालच इसकी, ओवर एम्बिशियस, इनकी डाउनफॉल बनेगी, यही इनको इनके घुटनों के बल लेकर आएगी। ये सोच रहे हैं कि ये बड़े होशियार हैं, ये जानते नहीं है, ये सोचते हैं ये बहुत शाणे हैं, हम इनसे ज्यादा होशियार हैं। भाई आप देखिए, चीन के इंडियन ओशन की बात करते हैं, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में IOR में आज जो नेवल चीफ गए हैं श्रीलंका, हालांकि वहां पासिंग आउट परेड है श्रीलंका में इनकी, उसके लिए गए हैं, लेकिन वो उन्होंने खुद बोला है कि 60 फॉरेन वेसल, 60 भारी नाव वहां पे आती हैं। चीन की PLA की 4 से 5 इनकी शिप्स, इनकी वेसल्स वहां पे होती हैं। तो मोहम्मद साहब, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हर तरफ चीन कहीं पर भी खामोश नहीं है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं सभी चीन से परेशान है, और चीन का रवैया इसी तरह का है कि कोई भी अभी फ्रेंडली रिलेशन अख्तियार कर नहीं रहा यहाँ पर। और जिस तरह अनिल जी ने जिक्र किया कि हर मोर्चे पर हिंदुस्तान को संभालने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना वक्त हमें देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया।